Namaskar friends, very good evening to all. And after long time, I am here, and today I am going to present a lecture on Max Weber. Before this, we have discussed about Emil Durkheim, Auguste Comte, and now we are going to discuss about Max Weber. तो जब हम लोग मैक्स वेबर की बात करते हैं तो और उसके सिद्धांतों की बात करते हैं तो मैक्स वेबर के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी ज़रूरी है। ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी जानकारी उसके जीवन परिचय और उसके बाद फिर उसके सिद्धांतों को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वी विल स्टडी द थ्योरीज ऑफ मैक्स वेबर इन डिटेल। बट बिफोर दिस लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट द लाइफ ऑफ मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर का जन्म जो था जर्मनी में हुआ था। आपको याद रखना है कौन से देश में, जर्मनी में हुआ था। 1864 में हुआ था, 1864 में हुआ था। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो इनके घर का जो माहौल था दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू आइडियोलॉजीज। दो विचारधाराओं में बटा हुआ था इनके घर का माहौल, और यही कारण था कि दोनों प्रकार की विचारधाराओं का प्रभाव इन पर पड़ता है, लेकिन वो दोनों प्रकार की जो विचारधाराओं का इन पर जो प्रभाव पड़ा वो अलग अलग समय पर पड़ा। इन द बिगिनिंग प्रारंभिक समय में ही वॉज व्हाट टू से इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर। अपने पिता के द्वारा प्रभावित थे। एक्चुअली जो इनके पिता थे बहुत ही लग्जीरियस लाइफ जीने वाले थे। ही वॉज वेरी लग्जीरियस पर्सन, यू कैन से। ही वॉज वेरी मटेरियलिस्टिक पर्सन एंड he thought that whatever pleasures, whatever happiness, and you can say whatever materialistic things are there, that is for living the life. जितने भी प्रकार के जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये सब जो है जीवन जीने के लिए ही हैं, ये सब जीवन के लिए ही है। मतलब जितनी भी लग्जीरियस लाइफ आप जी सकते हैं जियो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों को कहा जाता है हेडोनिस्ट, HEDONIST। ऐसे पर्सन्स को दोज हु लव टू लिव लाइफ विथ अ मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स, दिस काइंड ऑफ पर्सन आर कॉल्ड द हेडोनिस्ट। तो इस प्रकार की जीवन जीने वाले थे उसके फादर। वहीं दूसरी ओर हिज मदर वॉज वेरी ascetic, वेरी डिसिप्लिन। बहुत ही ascetic मीन्स बहुत ही सादा जीवन, सिंपल लाइफ बट हाई थिंकिंग। दिस काइंड ऑफ लाइफ सी वॉज लिविंग। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ही घर में दो प्रकार के विचारधाराओं को मानने वाले लोग रह रहे थे। और प्रारंभिक अवस्था में वेबर जो है अपने पिता से बहुत प्रभावित हुआ है, और ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग टू एडॉप्ट द लाइफ स्टाइल एज हिज फादर वॉज लिविंग। वैसा ही जीवन जीना चाहता था जैसे उसके पिता जीते थे। बट बिकॉज ऑफ दिस ही बिकेम इल, ही बिकेम विक्टिम ऑफ द मेंटल ब्रेकडाउन। और ये सब चीज़ों के कारण वो मानसिक तनावों से घिर जाता है, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि शायद वो मानसिक तनावों से मर जाएगा। ऐसा भी हुआ, क्योंकि क्या होता है व्हेन यू लिव द लाइफ लाइक हेडोनिस्ट, जब आप एक ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें लग्जरी तो हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो हों, जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो योर लाइफ इज नॉट इन द व्हाट टू से डिसिप्लिन, योर लाइफ इज नॉट going on through the rules and regulations. And if you don't live the life with rules and regulation, what happens? Your daily routine is influenced, is affected, and due to this you do not get the proper mental and physical health, and its effect lies on your body. और इन सब का असर आपके शरीर पर पड़ता है। ये सब कारणों से आगे चलकर मैक्स वेबर अपने पिता की जो विचारधारा है जीवन जीने की उसको छोड़ देता है, एंड ही एक्चुअली थिंक्स माई मदर वॉज राइट। वो सोचता है कि मेरी माँ वास्तव में सही थी, सी वॉज लिविंग द गुड लाइफ। तो ये सारी चीज़ें मैक्स वेबर के जीवन में घटती हैं,
और फाइनली इन 1920 ही डाइड। ये आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें 1864 से 1920, 1864 से 1920 जर्मनी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इसमें जो कहानियां मैंने बताई हैं दैट इज ओनली टू नो समथिंग अबाउट द मैक्स वेबर। चलिए अब हम आगे देखते हैं, इनकी किताबों के कुछ नाम देख लेते हैं। ठीक है, इनकी किताबों के नाम हाँ देख लेते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट किताब द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसका मतलब मैं बता देता हूं, 1904 और 5 में प्रकाशित हुई थी, 1905 आप याद रखेंगे। इसका मतलब यह है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स, प्रोटेस्टेंट एथिक्स, एथिक्स मतलब होता है आचार विचार या नियम, एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, स्पिरिट मीन्स आत्मा, कैपिटलिज्म मीन्स पूंजीवाद। मतलब इस किताब में मैक्स वेबर ने यह बताया है कि प्रोटेस्टेंट जो धर्म था उसमें ऐसे कौन से आचार विचार थे जिसके कारण से सबसे पहले प्रोटेस्टेंट धर्म में या प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले देशों में ही पूंजीवाद का उदय हुआ। ऐसा क्या था प्रोटेस्टेंट धर्म में या प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोगों में? तो एक किताब ही रच दी उसने, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, तो ये किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, ध्यान रखेंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इज द हिंदू सोशल सिस्टम 1950, द हिंदू सोशल सिस्टम 1950। थर्ड बुक इंपॉर्टेंट है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1947। नेक्स्ट बुक आप ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस 1946। अगली किताब दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। नेक्स्ट बुक द रिलीजन ऑफ इंडिया, और अगली किताब है द रिलीजन ऑफ चाइना, द रिलीजन ऑफ इंडिया और द रिलीजन ऑफ चाइना कभी पूछी नहीं गई हैं। ऊपर की जो भी किताबों के नाम मैंने बताए 5, these books have been asked, the Protestant ethics and spirit of capitalism, the Hindu social system, the theory of social and economic organization, the methodology of social sciences and economy and society। चलिए इतना हो चुका है। now let us discuss some theories of मैक्स वेबर। तो इसी कड़ी में जो जब हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम एक थ्योरी पढ़ेंगे सोशल एक्शन की, सोशल एक्शन की अपन थ्योरी पढ़ते हैं और इसमें हम ये जानेंगे कि सामाजिक क्रिया किसे कहा है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया किसे कहा है। तो let us discuss about the theory of social action by मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया है उसमें सबसे पहले ये जान लें कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया पर अत्यधिक बल दिया है और समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए भी वो कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जिससे क्रियाओं की अर्थपूर्ण व्याख्या की जा सके। उनका मानना है कि सोशोलॉजी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन। वो कहते हैं कि सोशोलॉजी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन। जो समाजशास्त्र है सामाजिक जो क्रियाओं की विशद व्याख्या है वही है। इट मीन्स ही इंसिस्ट ऑन सोशल एक्शन, ठीक है, इन द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। अब एक चीज और है कि अपने सोशल एक्शन का जो थ्योरी है उसमें अगस्त कॉम्ट सब्जेक्टिव मीनिंग पर जोर देते हैं, सब्जेक्टिव मीनिंग पर जोर देते हैं। सब्जेक्टिव मीनिंग का यहां पे मतलब है कि आप किसी भी क्रिया का अर्थ
आप स्वयं किस प्रकार से लगाते हैं उसे ही कहा जाता है सब्जेक्टिव मीनिंग। जैसे कि यदि कोई कहता है पुलिस, एक वर्ड किसी ने बोला पुलिस, तो पुलिस का मतलब आप क्या लगाते हैं, ये आपका मीनिंग है, ये है सब्जेक्टिव मीनिंग। तो इस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं मैक्स वेबर। जैसे किसी के लिए पुलिस का मतलब एक बहुत बड़ा अधिकारी, एसपी या डीएसपी, किसी के लिए पुलिस का मतलब एसआई, किसी के लिए पुलिस का मतलब एएसआई, किसी के लिए सिपाही, किसी के लिए चौकीदार भी हो सकता है, किसी के लिए होम गार्ड भी हो सकते हैं, किसी के लिए नगर सैनिक भी हो सकता है। इट मीन्स आप पुलिस का मतलब क्या लगाते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग, एंड वॉट एवर इज योर ओन थिंकिंग दैट इज सब्जेक्टिव। मतलब किसी भी क्रिया का, किसी भी परिस्थिति का आप जो अर्थ लगाते हैं वो आपका अपना अर्थ होना चाहिए, और इसी पर जोर देता है मैक्स वेबर। इसी को कहा जाता है वर्स्टेहिन, VERSTEHEN। थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है, लेकिन फिर भी VERSTEHEN, वर्स्टेहिन। ध्यान रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्स्टेहिन, वर्स्टेहिन ये कॉन्सेप्ट दिया है मैक्स वेबर ने, और वर्स्टेहिन कुछ भी नहीं है, जो अभी मैंने बताया सब्जेक्टिविटी, यही है वर्स्टेहिन। किसी भी घटना का, किसी भी परिस्थिति का जो अर्थ सामने वाला बंदा लगाता है वो अपनी परिस्थितियों के आधार पर और अपने ज्ञान के आधार पर लगाता है। इसी को ही वर्स्टेहिन कहा है मैक्स वेबर ने। चलिए अब एक चीज और ध्यान रखिए, मैक्स वेबर कहते हैं कि कोई भी क्रिया तभी सोशल है व्हेन दैट एक्शन अफेक्ट्स द ह्यूमन बीइंग। कोई भी क्रिया तभी सामाजिक क्रिया कहलाएगी जब वो क्रिया लोगों को प्रभावित करे, लोगों को प्रभावित करे, उसे ही सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। जैसे आप जंगल में जाके लकड़ी काट के ले आए, इससे कोई भी ह्यूमन बीइंग प्रभावित नहीं हुआ, कोई सामाजिक क्रिया वो नहीं है, चले आया। लेकिन आप मुझसे एक गिलास पानी मांगते हैं और मैं आपको पानी ले जाकर देता हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज पार्ट ऑफ सोशल एक्शन। और एक चीज और मैं बता दूं, मैक्स वेबर कहते हैं कि जो सोशल एक्शन है उसमें थॉटफुल प्रोसेस होना आवश्यक है, ऐसा वो मानते हैं। हालांकि ज़्यादा इस पर जोर उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये मिलता है मैक्स वेबर को पढ़ने में कि जैसे मैं आपसे कुछ कहता हूं तो आप डायरेक्ट वो काम नहीं करते हैं, आप पहले उस पर थॉटफुल प्रोसेस चलती है। एक मैं कुछ कहता हूं, आप थोड़ा सा सोचते हैं, मतलब आपके पास मैसेज पहुंचता है तो उस मैसेज को पहुंचने में एक थोड़ा सा आप सोच विचार करते हैं, शुड आई डू दिस वर्क और नॉट, शुड आई रिएक्ट और नॉट, मुझे रिएक्शन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक्शन, फिर एक थॉटफुल प्रोसेस आता है, फिर आप रिएक्शन करते हैं। एक्शन, फिर आप सोचते हैं, उसको थॉटफुल प्रोसेस कहा जाता है, फिर आप रिएक्शन करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन, दोनों को मिला के इंटरेक्शन कहते हैं, और ओवरऑल की क्या हो गई, सोशल एक्शन। अंडरस्टूड? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। एक्शन, थॉटफुल प्रोसेस होगी, फिर रिएक्शन करेंगे, दोनों को मिला के अंतःक्रिया बोलेंगे, इंटरेक्शन, और ये पूरा का पूरा एक सोशल एक्शन का जो साइकिल है दैट इज कंप्लीटेड। ये है मैक्स वेबर का सोशल एक्शन। नाउ अब यहां पे कुछ जो मोटी मोटी बातें हैं मैक्स वेबर से संबंधित। मैक्स वेबर कहते हैं कि जो भी ह्यूमन बिहेवियर है
इन रेफरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के संदर्भ में यदि आप कोई भी क्रिया करते हैं तो वो सामाजिक क्रिया के दायरे में आएगी। फिर कहता है सोशल एक्शन अटैच टू सब्जेक्टिव मीनिंग। अभी मैंने बात की कि जो सामाजिक क्रिया है वो सब्जेक्टिव मीनिंग से अटैच करता है। आप कोई भी क्रिया करें, किसी से भी क्रिया करें, सामने वाला उसका वही अर्थ लगाएगा जितनी उसके पास बुद्धि है। एक टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को, कोई कॉन्सेप्ट आती है, कोई शब्द आता है, तो स्टूडेंट्स उस शब्द का अर्थ वही लगाएगा जो उसको पता है। अगर टीचर नहीं बताया तो जो अर्थ जानता है उसका वही अर्थ लगाएगा। ठीक है, चलिए फिर एक चीज और कहते हैं कि आप कोई भी जब क्रिया करते हैं दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में, दूसरे व्यक्ति को ध्यान में रखकर आप करते हैं। जैसे आप कपड़े भी पहन के बाहर जाते हैं तो आप समाज का ध्यान रख के जाते हैं कि किस परिस्थितियों में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये सारी चीजें जो है मैक्स वेबर के सोशल एक्शन थ्योरी के पार्ट हैं। ये सारी चीजें मैक्स वेबर बताते हैं। चलिए लेट अस डिस्कस, अब आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन, कितने प्रकार के जो सामाजिक क्रिया बताई हैं उस पर बात करते हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट प्रकार की सामाजिक क्रिया सोशल एक्शंस बताए गए हैं मैक्स वेबर के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिए। तो पहला है तार्किक क्रिया। फर्स्ट वन इज तार्किक क्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल एक्शन, रैशनल एक्शन। लेकिन कभी कभी परीक्षा में एक वर्ड जोड़ देता है ज्वेक रैशनल। ये जर्मन वर्ड है ज्वेक रैशनल, तो इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट ज्वेक रैशनल के नाम से भी आ जाता है। ZWECK, ज्वेक, ZWECK RATIONAL, रैशनल, ज्वेक रैशनल। अब इसमें क्या होता है तार्किक क्रिया में? मीन्स एंड एंड्स आर लॉजिकल। इसमें क्या होता है, जो भी साध्य है और साधन है, मतलब जो लक्ष्य है और उसको प्राप्त करने का जो साधन है, इसमें पूरा का पूरा तारतम्य होता है, पूरा का पूरा संबंध होता है। इसमें प्रॉपर लॉजिक यूज किया जाता है। जैसे एक इंजीनियर को यदि ब्रिज बनाना है तो उसमें जो जो मटेरियल लगना है, जो जो मटेरियल लगना है वो जाकर उस मटेरियल को लगाएगा, लोगों से बातचीत करेगा, उनको इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपको ये करना है। तो ये कौन सी क्रिया हुई? तार्किक क्रिया हुई, ज्वेक रैशनल क्रिया हुई। रैशनल मतलब ऐसी क्रिया जिसमें साध्य और साधन दोनों में क्या हो, प्रॉपर कनेक्शन हो, रिलेशन हो, और उसी के आधार पर यदि आप काम करते हैं तो उसे कहा जाता है तार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया आप और भी कह सकते हैं कि यू हैव टू क्वालिफाई द यूजीसी नेट एग्जाम, ये आपका लक्ष्य हो गया। एंड फॉर गेटिंग योर एम यू आर वर्किंग हार्ड एंड हार्ड फॉर डे एंड नाइट, आप दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अपने लक्ष्य यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये जो एक रैशनल एक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रख लीजिए, ये जो ज्वेक रैशनल एक्शन है किस समाज में ज्यादा पाया जाता है? ये ज्वेक रैशनल एक्शन जो है, तार्किक जो क्रिया है, दैट इज फाउंड मोस्टली इन द मॉडर्न डे सोसाइटी। आजकल के युग में ये बहुत ज्यादा ये एक्शन की जाती है ना। इस प्रकार का एक्शन ट्रेडिशनल सोसाइटीज में नहीं था ज़्यादा, लेकिन आज के समाज में ज्वेक रैशनल एक्शन या तार्किक क्रिया बहुत ज़्यादा होती है और इस पर लोग जोर देते हैं या बल देते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, मूल्यांकनात्मक क्रिया। पहला क्रिया हमने बताया तार्किक क्रिया, दूसरा आप लिखें या समझ लें मूल्यांकनात्मक क्रिया। मूल्यांकनात्मक क्रिया, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? वैल्यूएटिव एक्शन। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा, इसको जर्मन में कहा जाता है वर्ड रैशनल। ये वर्ड परीक्षा में आ चुका है इसलिए मैं बोल रहा हूं। वैल्यूएटिव एक्शन, मूल्यांकनात्मक क्रिया या इवैल्यूएटिव एक्शन कहते हैं इसको। लेकिन जर्मन का एक वर्ड है
वर्ट रैशनल, स्पेलिंग याद रखिए, WERTRATIONAL, ठीक है, WERT वर्ट RATIONAL। परीक्षा में आ चुका है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पूछा जा चुका है कि ज्वेक रैशनल और वर्ट रैशनल है वही चीज, लेकिन शब्द आपने नहीं सुना है तो गलत कर देंगे। ज्वेक रैशनल तार्किक क्रिया है, लॉजिकल क्रिया है, रैशनल एक्शन है, और वर्ट रैशनल क्या है? मूल्यांकनात्मक क्रिया है, मूल्यांकनात्मक क्रिया है, इसी को इवैल्यूएटिव एक्शन कहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। जो वर्ट रैशनल है, वर्ट रैशनल मूल्यों के द्वारा जब कोई क्रिया की जाती है, जब आप किसी मूल्य के अधीन जीने लगते हैं और उसके आधार पर कोई क्रिया करते हैं तो उसे कहते हैं वर्ट रैशनल या इवैल्यूएटिव एक्शन या वैल्यूएटिव एक्शन। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, लोग बात कर रहे थे मूल्यांकनात्मक क्रिया या वर्ट रैशनल या इवैल्यूएटिव या वैल्यूएटिव एक्शन की। तो मूल्यांकनात्मक क्रिया ऐसी क्रिया को कहेंगे जब व्यक्ति कोई क्रिया मूल्यों के आधार पर, जो वो अपने समय में, जो वो अपने सोशल सिस्टम से, जो वो अपनी परिस्थितियों से, जो अपनी किताबों से सीखता है, उससे उसके कारण एक उसका मूल्य तंत्र विकसित हो जाता है और उसके आधार पर यदि वो कोई क्रिया करता है तो उसे मूल्यांकनात्मक क्रिया कहेंगे। आप देखते होंगे कि एक ही घर में पिता पुत्र माता पुत्री सभी के जो मूल्य हैं अलग हो सकते हैं। अगर पुत्र जो है कहीं हॉस्टल में रह रहा है या बड़े शहरों में रह रहा है तो उसके मूल्य अपने पिता से या अपनी माँ से अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो दूसरी जगह पे रह रहा है और वहाँ के मूल्य सिस्टम को उसने ग्रहण कर लिया है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कभी कभी जनरेशन गैप आ जाता है। जो चीज़ हम अपने समय पे सीख रहे हैं वो हो सकता है हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर के समय में ना रहा हो, तो इससे हमारे जो मूल्य हैं उसमें भी अंतर आ जाता है। तो मूल्यों के आधार पर जब हम कोई क्रिया करते हैं उसे मूल्यांकनात्मक क्रिया कहेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा फिर हम एक बात करते हैं अफेक्टिव एक्शन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। भावनात्मक क्रिया, भावनात्मक, कहीं कहीं पे भावात्मक या कहीं कहीं पे प्रभावात्मक क्रिया भी कहा जाता है। इंग्लिश में एक ही वर्ड है इसके लिए, अफेक्टिव एक्शन। ऐसे एक्शन which are based on emotions, sentiments, state of mind, आपके भावनाओं पर, है ना, इमोशंस पर, आपकी स्टेट ऑफ माइंड पर या सेंटिमेंट्स पर जो क्रियाएं आधारित होती हैं उसे कहा जाता है प्रभावात्मक क्रिया। कभी कभी आप बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं, कभी कभी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, और उस गुस्से में या उस प्रफुल्लता या उस आनंद में जब आप कोई क्रिया करते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट? अफेक्टिव एक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ एनी गर्ल इज गोइंग ऑन ट्रेन और बस, यदि कोई लड़की बस या ट्रेन से जा रही है, यदि कोई छेड़खानी करता है उससे और उससे गुस्सा आ जाता है और 2-3 थप्पड़ उसको लगा देती है, रसीद कर देती है, तो ये कौन सा एक्शन होगा? अफेक्टिव एक्शन होगा, ठीक है। उसने जो उसके इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स है, स्टेट ऑफ माइंड है, अचानक गुस्सा आया और उसने उसको मार दिया। कभी कभी आप गुस्से में जब कोई क्रिया कर जाते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को डांट देते हैं, ये सब चीज अफेक्टिव एक्शन के अंतर्गत आएंगी। चलिए चौथी और अंतिम सामाजिक क्रिया जो बताई है मैक्स वेबर ने, उसका नाम है ट्रेडिशनल एक्शन, परंपरात्मक क्रिया। क्या है परंपरात्मक क्रिया? परंपरात्मक क्रिया बेस्ड ऑन हैबिट्स, बेस्ड ऑन कस्टम्स, बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस, बेस्ड ऑन इन्हीं सब चीजों पे, ट्रेडिशन, हैबिट्स, कस्टम, ठीक है, प्रथाओं,
परंपराओं और आपकी आदतों के द्वारा जिस सिस्टम का निर्माण होता है और उसके आधार पर यदि आप कोई क्रिया करते हैं तो उसे ट्रेडिशनल एक्शन कहा जाता है। जैसे नमस्कार करना, प्रणाम करना, ये लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है, दिस हैज बीन गोइंग ऑन फ्रॉम लॉन्गर टाइम। तो ये पूरा हमारे ट्रेडिशन का पार्ट बन चुका है। कोई भी हमारे घर में आता, हम प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं या नमस्कार करते हैं, ठीक है, सत श्री अकाल करते हैं, ठीक है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके हैं करने के, ये ट्रेडिशनल एक्शन है। तो मैंने आपको बताया है कि मैक्स वेबर ने 4 प्रकार के सोशल सिस्टम बताए हैं। रैशनल, उसी को ज्वेक रैशनल, ठीक है, तार्किक क्रिया हिंदी में। दूसरा वर्ड रैशनल, मूल्यांकनात्मक क्रिया, इसी को वैल्यूएटिव एक्शन या इवैल्यूएटिव एक्शन। तीसरा मैंने आपको बताया प्रभावात्मक या भावनात्मक, इंग्लिश में बोले तो अफेक्टिव एक्शन। चौथा हमने बात किया ट्रेडिशनल एक्शन या परंपरात्मक क्रिया। ये 4 प्रकार की क्रिया है। इसी में मैंने आपको बताया कि वेबर जो है सब्जेक्टिव मीनिंग पर ज़्यादा जोर देता है, ठीक है। एक्शन, सोशल एक्शन की बात करेगा, सोशल एक्शन में सब्जेक्टिव मीनिंग की बात करेगा। इसी को कह दिया गया है जर्मन भाषा में वर्स्टेहिन। तो वर्स्टेहिन क्या है आपको पता चल चुका है, और वर्स्टेहिन की कॉन्सेप्ट किसने दी? मैक्स वेबर ने। तो आज दिस इज एंड ऑफ द थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। We will meet and we will discuss another theory of Max Weber in next lecture. For till then, thank you very much.